हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय हिंदीमान में। तो बच्चों, इसमें जो आपके पास हम वीडियो लेके आए हैं, ये वीडियो नंबर 3 है, सेट नंबर 2, 346 XT 2020 पेपर जो हुआ था। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का गय कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 का गय देखते हैं हम। तो 5 का गय, इसमें ये कह रहा है कि एक ही धातु के बने 3 तार हैं। तो समान धातु के तार दिए हुए हैं, समान मतलब एक ही धातु के तार हैं। और इसमें कह रहा है एक ही धातु के तार के 3 तार हैं, इन तारों की लंबाइयों का अनुपात दे रखा है इसने। तो ये दिया है इसने कि जो इनकी लंबाइयों का अनुपात है L1/L2/L3, मतलब L1:L2/L3, 3:2:1 दिया है। द्रव्यमानों का अनुपात दिया है इनके, ये 1:2:3 दिया है। और इसमें ये पूछ रहा है इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करो, याद करना है। तो क्योंकि एक ही धातु के हैं तो इनके सब के लिए जो विशिष्ट प्रतिरोध सेम हो जाएगा। प्रतिरोध का सूत्र आप जानते हैं, ρ×L/A होता है। एरिया नहीं दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखो, एक जो पदार्थ का घनत्व होता है उसका सूत्र अगर हम देखें तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्योंकि इस सूत्र में द्रव्यमान दे रखा है तो हम घनत्व का यूज करेंगे। और जो तार होता है बेटा बेलनाकार होता है ऐसे, और बेलन का आयतन होता है उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो मैं आयतन की जगह लिख सकता हूँ A×L। यहां से मैं एरिया निकाल सकता हूँ। तो यहां से एरिया आ जाएगा M/D×L। और ये हम इस सूत्र में रख देंगे। तो जो R का फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे आ जाएगा, और ये DL ऊपर पहुंचेगा। तो जो R का सूत्र है बेटे, देखिए ये उन टर्म्स में आ गए जो मैं दे रखी हैं, L और M। तो अगर मैं अनुपात निकाल लूँ R1:R2:R3, तो रो और डी तो सेम रहेगा। तो जब अनुपात निकालेंगे तो आएगा L1² अनुपात L2² L3² अब अगर इनकी वैल्यू रख दी जाए, देखो L1 किस अनुपात में है 3, और इसका वर्ग होगा तो 3×3=9। M1 किस अनुपात में है 1। L2 किस अनुपात में है 2, 2 का वर्ग होगा 4। M2 किस अनुपात में है 2। L3 किस अनुपात में है 1। M3 किस अनुपात में है 3। यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा 9:2:1/3। अब पूरे को 3 से गुणा कर दो, अनुपात हम निकाल रहे हैं तो इस फ्रैक्शन को खत्म कर देते हैं। तो 3 से गुणा करेंगे तो 9×3=27, 3×2=6। तो इसका अनुपात आ गया, इसका आंसर आ गया 27:6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। इसका 5th पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इनके क्या गुण है। ठीक है, तो पहले तो परिभाषा पूछा है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा कई तरीके से दी जा सकती है। तो हम भी उनमें से कोई एक तरीके से परिभाषा दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब कभी किसी स्थान पर परिवर्ती विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र हो, मतलब परिवर्ती विद्युत क्षेत्र मतलब E और चुंबकीय क्षेत्र मतलब B। तो यदि किसी स्थान पर परिवर्ती विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, एक साथ गति करते हैं, तो वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि जब किसी स्थान पर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक साथ स्थित होते हैं, तो उस स्थान पर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। या इसको एक तरीके से और परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी स्थान पर त्वरित आवेश गति कर रहा हो,
ऐसा आवेश गति कर रहा हो जिसमें त्वरण हो, जिसमें क्या हो, त्वरण हो, ठीक है, त्वरण कुछ ना कुछ हो, जीरो ना हो। तो त्वरित आवेश यदि कहीं गति करता है तो त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। एक तरह से जो त्वरित आवेश है वो किसका स्रोत है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्रोत है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि किसी स्थान पर यदि त्वरित आवेश गति कर रहा हो तो उस स्थान पर कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो ये तो होगी इनकी परिभाषा, दोनों में से कोई भी परिभाषा आप दे सकते हो कि यदि किसी स्थान पर परिवर्ती चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हो किसी स्थान पर, तो उस स्थान पर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, गुण में देखो पहला गुण तो हमेशा परिभाषा से ले लिया करो, जो डेफिनेशन है वो पहला गुण हो जाता है। तो पहले गुण में क्या हो गया कि इन जो तरंगों में, इन तरंगों में परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। मतलब जहां पे ये तरंगे होती हैं वहां पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र स्थिर नहीं होते हैं, वो दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। या ये भी कह सकते हैं आप कि ये तरंगे त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं। तो पहला गुण तो यही हो गया, ठीक है। दूसरा गुण आप इसमें कह सकते हैं, मतलब दो गुण हो गए, पहला गुण ये हो गया, दूसरा गुण क्या कहेंगे कि ये तरंगे त्वरित आवेशित कण के कारण उत्पन्न होंगी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। तीसरा गुण आप इसमें लिख सकते हैं कि इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है चुंबकीय क्षेत्र के। जब ये तरंगे कहीं उत्पन्न होती हैं तो वहां विद्युत क्षेत्र मान लो ये है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र, ये अगर विद्युत क्षेत्र तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा, ऐसे इससे लंबवत। तो क्योंकि चित्र यहाँ पे बनाया जा सकता है, ये 3D चित्र है, तो इसको ऐसे ऐसे करके तो आप देखो किताब में बना हुआ मिलेगा आपको। तो ये ऐसे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। विद्युत क्षेत्र और परिविद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से लंबवत होते हैं, और साथ ही साथ जिधर तरंगे चलती हैं उससे भी लंबवत होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इसको x अक्ष में मान लो, इसको y अक्ष में मान लो, तो जो तरंग की गति होगी, जो तरंग की गति होगी वो z अक्ष में होगी। तो क्या कह सकते हैं आप, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। फिर इसमें जो चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो कि इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अधिकतम मान, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अधिकतम मान है E0 और B0। भाई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती है ना, ऐसा बदल रहा है, विद्युत क्षेत्र बदल रहा है, तो बदलते हुए एक बार वैल्यू अधिकतम जाती है। तो ये अधिकतम वैल्यू, जैसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ है, तो ये अधिकतम वैल्यू हो जाएगी B0, ऐसे ही विद्युत क्षेत्र में हो जाएगी E0। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं इनके बीच इन वाले तरंगों में ये एक साथ अधिकतम होते हैं। मतलब जब जिस समय पे B0, जिस समय पे विद्युत क्षेत्र B का मान बढ़ के कितना हो जाएगा B0, ठीक उसी समय पे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ के, विद्युत क्षेत्र भी बढ़ के E0 हो जाएगा। मतलब एक ही समय पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों अधिकतम होते हैं, एक ही समय पे एक ही स्थान पे। इसके बाद आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि ये तरंगे जो हैं, इन तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ। ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, ये लिख सकते हो नेक्स्ट गुण। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट गुण आप लिख सकते हो वो ये लिख सकते हो कि इन तरंगों में जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध होता है वो ये संबंध होता है E/B बराबर C। विद्युत क्षेत्र का परिमाण बटे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बराबर प्रकाश की चाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल सोल्व करने में भी काम आता है। इन तरंगों की जो चाल होती है, इसमें नेक्स्ट गुण लिख सकते हो, इन तरंगों की चाल का सूत्र होता है V बराबर 1/√μ0 इंटू ε0, ठीक है। और यही चाल, यही प्रकाश की चाल का भी सूत्र था। और इस इनकी जो चाल आती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड आती है। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बाद आप इसमें देखो गुण तो बहुत हैं, लेकिन पेपर में लिखने के लिए 6 या 7 या 8 गुण बहुत होते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो कि जो इसमें दो तरह के वेक्टर हैं, कौन कौन से, एक तो E वेक्टर और एक B वेक्टर। तो जो प्रकाश के गुण होते हैं
प्रकाश के गुण, प्रकाश के सभी गुण जो होते हैं वो विद्युत वेक्टर ई वेक्टर द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तो अतः इसे, इसका एक और नाम होता है, इसे विद्युत वेक्टर भी कहते, इसे हम प्रकाश वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका इसका 5वें का 5th पार्ट। इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो बेटा ये क्वेश्चन देखो आपने पढ़ा हुआ है पहले। हाइगेंस के द्वारा प्रकाश के लिए तरंगाग्र अवधारणा के आधार पर परावर्तन के नियम को सिद्ध कीजिए। तो हाइगेंस का नियम, हमने पहले हाइगेंस के नियम से परावर्तन की व्याख्या की हुई है। हाँ, इसका 6 का जो अथवा है इसको कर लेते हैं। ये कह रहा है द्विध्रुव किसे कहते हैं। द्विध्रुव के लिए एक समान अक्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में कार्य का सूत्र सिद्ध करिए। एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको देख लेते हैं क्या है। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है इसमें हमारे पास 6th, और क्वेश्चन नंबर 6 का हम कर रहे हैं इसमें अथवा, क्योंकि जो पहला इसका पार्ट है वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कह रहा है द्विध्रुव क्या है। तो द्विध्रुव क्या होता है कि परस्पर अल्प दूरी पर रखें दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से बना निकाय क्या कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। मतलब एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, ये आवेश भी Q है, ये आवेश भी Q है, लेकिन प्रकृति विपरीत है, ये माइनस का, ये प्लस का है, और इनके बीच की दूरी है वो कैसी है, अल्प दूरी है। तो ये जो सिस्टम बनेगा इसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। तो अब हमें इसमें एक फॉर्मूला प्रूफ करना है कि ये द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे रखा तिरछा, ये एक समान हमारा विद्युत क्षेत्र में रखा है। विद्युत क्षेत्र मान लिया ई। द्विध्रुव हमने कौन सा मान लिया, ये ए बी द्विध्रुव मान लिया। ठीक है, और ये हमने ऐसे थीटा कोण पे मान लिया कि रखा है। ठीक है, द्विध्रुव का ये आवेश प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो इसे घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा। पहली बात तो हम इसमें लिख देंगे, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में द्विध्रुव ए भी रखा है, कितने कोण पे, थीटा कोण पे रखा है। ठीक है, ये हमने मान लिया। फिर हम इसमें कह देंगे कि अब हम जानते हैं अतः द्विध्रुव पर बलागुण, ये हमने आपको बता रखा है पहले से कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस बलागुण लगता है। फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आया था। इसका बलागुण का सूत्र होता है टो बराबर पीई साइन थीटा। इतना बलागुण इस पे लग रहा है। इस बलागुण के द्वारा द्विध्रुव को अगर घुमाया जाए तो कितना कार्य किया जाएगा। द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण घुमाने में कार्य। अब देखो कार्य का नॉर्मल फॉर्मूला आपने पढ़ा है, dw इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे जो कार्य है ये घूर्णन में है। घूर्णन गति में बल की जगह जाता है बलागुण और विस्थापन की जगह आता है कोणीय विस्थापन। तो घूर्णन गति में जब आप कार्य निकालोगे तो बलागुण गुणा कोणीय विस्थापन इस सूत्र से ज्ञात करोगे। यहाँ पे मान रख दो इसका टो का। अब मान लो इसको हम घुमा रहे हैं तो घुमाते हैं, मान लो शुरू में कोण θ1 था और बाद में θ2 हो गया, तो θ1 से θ2 कोण अगर घुमाया जाए तो कुल कितना कार्य होगा। तो आप जानते हो कि dw का इंटीग्रल करने से हमें w मिल जाएगा। तो dw का मान रख दो, कितना हो गया, पीई
साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब थीटा की लिमिट कहाँ से घुमाया, थीटा 1 से कहाँ तक घुमाया, थीटा 2 तक। तो इसको यहाँ पे इंटीग्रल को तरीके से लिख लेंगे, पी ई बार चला जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रल करेंगे तो जो साइन थीटा का इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस कोस थीटा, ठीक है। और इंटीग्रल से बाहर क्या है, पी ई, और लिमिट क्या है, थीटा 1 से थीटा 2। तो इस पी ई को साथ माइनस को बाहर ले जाओ पी ई के साथ, और कोस थीटा की लिमिट लगा दो। कोस थीटा की जगह पहले थीटा 2 फिर माइनस लगा के थीटा 1, इस माइनस को अंदर ले जाओ, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। अब आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि द्विध्रुव को संतुलन से घुमाना है थीटा कोण तक। ठीक है बेटा। तो संतुलन की स्थिति ये होती है जब द्विध्रुव को ऐसे रखा जाए। अगर द्विध्रुव चुंबकीय विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर द्विध्रुव ऐसे रखा है बिल्कुल सीधा, ये मतलब विद्युत क्षेत्र है और इसी की दिशा में द्विध्रुव को रखा गया है, मतलब शुरू में कोण कितना है 0, और फिर यहां से घुमाना है। तो संतुलन का मतलब है प्रारंभिक कोण 0 है और अंतिम कोण कहां तक घुमाना है, इसे थीटा तक। तो ये दोनों वैल्यू रख देंगे इसमें, थीटा 1 की जगह 0 और थीटा 2 की जगह थीटा। तो रखेंगे तो कितना आएगा, कोस थीटा 1 की जगह 0 और थीटा 2 की जगह थीटा। पी ई कोस 0 का मान कितना होता है 1 और माइनस, तो कार्य का सूत्र आ गया W बराबर पी ई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो ये हमारे जो फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें सिद्ध करना था। अब इसमें जो एक न्यूमेरिकल दे रखा है उसको देख लेते हैं बेटे क्या है। तो यहीं पे सोल्व कर देता हूँ इसे। न्यूमेरिकल में इसने कहा है कि 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र दे रखा है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को 30 डिग्री पर रखा गया है। फिर कह रहा है और इस पे 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल लगा है। 6 × 10⁻24 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगा है। तो पूछ रहा है इस पे इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, पी पूछ रहा है। तो टो बराबर पी ई इंटू साइन थीटा, ये सूत्र लगा देंगे। तो टो बराबर पी ई साइन थीटा से यहाँ पी कितना आ जाएगा, यहाँ से पी आ जाएगा टो बटे ई साइन थीटा, इनके मान रख दो। तो 6 × 10⁻⁻24 ई हो गया 10⁵ और साइन थीटा हो गया 30 डिग्री, इनकी वैल्यू निकाल दो। तो 6 × 10⁻⁻24 ये 10⁵ और ऊपर जाएगी अपॉन साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा ये। तो 6 दूनी 12 × 10⁻⁻29 ये हो जाएगा 1.2 × 10⁻28 इतने कूलाम मीटर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके कोर्स में, ये क्वेश्चन नंबर 7 में पहले करा चुका हूँ। किसी त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल युग्म आघूर्ण का सूत्र ये करा चुका हूँ, ये कोर्स में नहीं है, स्टार लगा हुआ है। और अब ये ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पेज पलट देते हैं बेटा इसके लिए, इसी वीडियो में निपटाएंगे इस क्वेश्चंस को सारे को ने। तो क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन निपटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ये आपको पढ़ा रखा है, इसकी क्या कार्यविधि है ये पढ़ा रखी है। ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में न्यूमेरिकल कराते हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरे दे रखे हैं 1100 और द्वितीय कुंडली में फेरे दे रखे हैं इसमें 110। प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज सप्लाई ये दे रखी है 220 और द्वितीय कुंडली में जो
द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा मतलब एक तरह से प्रतिरोध, तो ये दे रखा है 220। प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान बताओ, तो ये बताना है प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा इसमें ली गई। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ये करा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन पहला आया था। इसका अथवा देख लेते हैं। इसके अथवा में कह रहा है कि एल लंबाई की तांबे की एक छड़ है, तो ये मान लिया हमने एल लंबाई की तांबे की एक छड़ है, और इस तांबे की छड़ को ओमेगा कोणीय वेग से इसको घुमाया जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में। ये मान लिया हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत इसने दे रखा है, ऐसे है एक समान चुंबकीय क्षेत्र हर जगह। तो इसमें इस छड़ को घुमाया जाता है, तो कह रहा है कि ये बताओ कि इसकी छड़ के सिरों के बीच, छड़ के जो कोने हैं इनके बीच में कितना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा, कितना ईएमएफ स्थापित होगा। तो फैराडे के नियम से जानते हैं आप, ईएमएफ का सूत्र होता है E बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी। ये सूत्र होता है E बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी, और फाई का सूत्र क्या होता है, फाई बराबर होता है B इंटू ए। ठीक है, तो B बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये डी ए बटे डी टी। मतलब तुम यहाँ पहले एरिया निकालना है, तो तुम मान लो कि यहाँ से छड़ घुमाया आपने और घुमा के छड़ यहाँ तक पहुँच गई। मान लो छड़ यहाँ तक पहुँच गई कितने समय में, डी टी समय में, कितना कोण तय करके, डी थीटा कोण तय करके पहुँच गई यहाँ तक। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक त्रिभुज बनना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, क्या होता है क्षेत्रफल, 1/2 आधार और गुणा ये वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई मान लो आप पी डैश। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, जो सूक्ष्म क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक इसने चला, मतलब एक तरह से डी है सूक्ष्म क्षेत्रफल। ये पूरा तो नहीं है ना, ये तो थोड़ा सा निकाला हमने डी टी समय के लिए, तो ये हो जाएगा 1/2 एल इंटू, ये कितना आ जाएगा बेटा, आप सूत्र जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से कोण कितना है डी थीटा, चाप कितना हो गया पी डैश, और त्रिज्या कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, ओ से लेके पी तक की लंबाई एल, तो पी डैश कितना हो जाएगा एल डी थीटा। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एल डी थीटा। तो इसको रखेंगे यहाँ पे, तो डी ए कितना आ जाएगा 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा, 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा आ जाएगा। तो आप यहाँ पे मान रख देंगे इसका, माइनस का बी, इसकी जगह आ गया 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा, और बटे में नीचे डी टी था, तो माइनस का बी इंटू 1/2 एल स्क्वायर। आप ये जानते हैं सूत्र किसका होता है, ये सूत्र होता है कोणीय वेग का, ओमेगा का। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसका सूत्र आ गया 1/2 माइनस का 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो ये हमारा जो सूत्र है ये प्रूफ होगा। माइनस का साइन आप छोड़ भी सकते हैं, माइनस का साइन सिर्फ ये बताता है कि प्रेरित ईएमएफ उसी कारण का विरोध करता है जिससे उत्पन्न हुआ है। अब आप आगे देख सकते हैं कि आगे इसमें कोई भी क्वेश्चन हमारे कोर्स में नहीं है, 9 पे स्टार लगा है और इस पे भी स्टार लगा है। ये सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, मुझे बस 1 सेकंड का समय दीजिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ पे कराया है। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, मुझे पक्का याद है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर वाला क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें अभी कई पेपर सोल्व करने हैं, तो इसलिए बार बार जो क्वेश्चन है उनको, एक जैसे क्वेश्चंस को बार बार नहीं कराया जाएगा। ठीक है बेटा, और वैसे भी ऐसा क्वेश्चन आप सेम कर चुके हो तो उस पर ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ये देखिएगा, ये सेम क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 346 एफई सेट में, मैंने आपको हल कराया था क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, प्राथमिक द्वितीय कुंडली में 1100 और 110 फेरे हैं। देखो सेम यहाँ पे कह रहा है कि 1100 और 110 फेरे हैं। वोल्टेज सप्लाई 120 है प्राथमिक कुंडली की, इसमें देखो प्राथमिक कुंडली की वोल्टेज सप्लाई 120 है, द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध 220 है। यहाँ भी यही कह रहा है कि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा और प्रतिरोध एक ही बात होती है, 220 है। तो प्राथमिक कुंडली से ली गई धारा का मान बताओ, यहाँ पे भी यही कह रहा है प्राथमिक कुंडली से ली गई धारा का मान बताओ। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सेट है ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।